student, this is Suresh Sahu from Life Science Tutorial. Today we are talking about the different types of protein like आपका मायोग्लोबिन हो गए, हीमोग्लोबिन हो गए हैं। इन सभी प्रोटीन्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके एंजाइमेटिक काइनेटिक्स को भी यहाँ पे प्रॉपर कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किसी भी प्रोटीन के सॉल्युबिलिटी पे हमने नेचर में उसके बहुत सारे कंडीशंस देखे थे, लाइक पीएच, टेम्परेचर हो गया, सॉल्ट कंसंट्रेशन हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। जैसा मैंने सॉल्ट इन सॉल्ट आउट बताया था, मतलब कि एक लेवल तक इंक्रीज होगा देन उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सेम वैसे ही आपका पीएच के केस में भी वैसा ही होगा, टेम्परेचर के केस में भी वैसा ही होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन पे हमने तो देखा ही था, है ना। और सॉल्वेंट के केस पे क्या होगा, यदि वो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन हो तो ज़्यादा डिजॉल्व होगा, वो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन होंगे तो उसमें डिजॉल्विंग कम होगी। इस तरीके से आप इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिटेल अबाउट दी मायोग्लोबिन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए तो हम हेडिंग पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में सबसे पहले हम आज जो कवर करेंगे वो आपका है मायोग्लोबिन। ठीक है, तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों के दोनों फंक्शनल प्रोटीन है। मायोग्लोबिन एग्जाम्पल है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर का और हीमोग्लोबिन आपका एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम में यही टर्शरी एंड क्वाटरनरी से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अलग से आप मेंशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो वही बता देता हूं कि भाई मायोग्लोबिन क्या है। तो एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, अब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, दैट मीन्स ये बना होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से। टर्शरी और क्वाटरनरी में एक ही डिफरेंस है कि टर्शरी बना होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से और क्वाटरनरी बना होता है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मेड अप ऑफ वन पीपी, पीपी मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, वन पीपी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंपल। अब ये जो मायोग्लोबिन है वो रहता कहाँ है, तो मायोग्लोबिन रहता है प्रेजेंट इन all vertebrates, present in all vertebrate except, और अच्छा वहां कहाँ रहेगा, स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो ये स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, आपके स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीजन का स्टोरेज करेगा, मतलब कि मसल्स में स्टोरेज करेगा, इसका मेन काम यही है। ठीक है, एक मायोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, 1 MB, MB मतलब मायोग्लोबिन ना, बाइंड विथ सिंगल ऑक्सीजन, बाइंड विथ सिंगल ऑक्सीजन, ये एक सिंगल ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, दैट मीन्स MB प्लस O2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MbO2। ठीक है, मतलब एक बार में ये सिंगल मॉलिक्यूल को ही बाइंड करके रखेगा। जो मायोग्लोबिन होता है वो भी एक तरह का क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ये भी है। ठीक है, अब एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या है भाई, तो एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो नॉन प्रोटीन पार्ट और एक हो जाएगा आपका प्रोटीन पार्ट। ठीक है, दो तरह के आपके कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे मायोग्लोबिन में, एक होगा प्रोटीन पार्ट और एक होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो होगा आयरन Fe2+ के फॉर्म में होगा।
ठीक है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस दोनों कंडीशन हो सकता है, इसको और डिवाइड कर देते हैं। चलो 2 प्लस 3 प्लस, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। यदि वो 2 प्लस में है तो अभी वो ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, तो यहाँ बोल सकते हैं बाइंड विथ ऑक्सीजन, बाइंड विथ ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं मेट मायोग्लोबिन बोलते हैं। नो बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन, नो बाइंडिंग विथ O2, सिंपल। तो याद रखना कि हमारा जो मायोग्लोबिन होता है एक तरह का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और इस प्रोटीन में दो पार्ट्स होंगे, एक होगा नॉन प्रोटीन पार्ट और एक होगा प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसमें आयरन हो गया, आयरन के दो स्टेजेस होते हैं, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस होते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन पार्ट होता है यही इसका मेन है भाई। जो प्रोटीन पार्ट है वो एक तरह का ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन का। और ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो याद रखना 153 अमीनो एसिड से बना होता है। और इसको कोड करने वाला जो जीन है वो 22 नंबर में, 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। 22वें नंबर के क्रोमोसोम में आपका ये जीन प्रेजेंट होगा। इस जीन से कोड होगी 153 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि होता है मायोग्लोबिन। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, तुमने कहा कि 153 अमीनो एसिड होता है, तो 153 अमीनो एसिड का जो प्रोटीन है उसको हमने ना 8 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ABCD करके 8 सेगमेंट। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, मेड अप ऑफ 153 amino acid divided into 8 segment, ठीक है। हमने इसको 8 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। देखते हैं कैसे होता है। जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का, तो उसमें एक पैरॉल रिंग तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन मतलब MB एंड HB, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। चलो अभी सिर्फ हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। मायोग्लोबिन कंटेन बोल सकते हो आप, इसको हटा देते हैं यहाँ से। स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन कंटेन हिम ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? हिम ग्रुप which has 4 पैरॉल रिंग, 4 पैरॉल रिंग्स, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में होता है वैसे ही मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में भी होगा, ठीक है। तो इसी को हमको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। चलिए देखिए, टोटल 8 सेगमेंट हमने कहा था। चलिए आप एक लाइन ले लेते हैं अपन शेप में प्रॉपर, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 नंबरिंग कर देते हैं। A, B, C, D, E, F, G, ये H, ठीक है। ये टोटल आपका 8 सेगमेंट है। अब इस 8 सेगमेंट में हमारे काम का कौन है? एक तो E है और एक F है, ठीक है। E और F में देखो, E सेगमेंट में 7th नंबर का अमीनो एसिड देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7th नंबर, इसको हम बोल देंगे E7। और E7 में कौन रहता है? हिस्टीडीन रहता है, ठीक है। और F का 8th नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8th नंबर है वो हमारे काम का है, मतलब इसको बोलेंगे अपन F8। और F8 में भी क्या रहता है? हिस्टीडीन रहता है। यदि मैं यहाँ से 1 नंबर से काउंट करूँ, 1 नंबर ऑफ अमीनो एसिड से 153 नंबर ऑफ अमीनो एसिड का, तो ये जो E7 है वो 64 नंबर में आएगा,
और F8 जो है वो 93 नंबर में आएगा। तो याद रखना 64 और 93 पोजीशन में कौन सा अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन है। ठीक है, इसी में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बाइंड होता है। तो चलो इसको ऐसा फोल्ड कर देते हैं। ये देखो हमने ई और एफ को ऐसा फोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये आपका अमीनो एसिड है, देखो ये आपका है E7, ये अमीनो एसिड है, मान लो इसको हम मान लेते हैं E7। ठीक है, जो कि 64 पोजीशन में है, हिस्टिडीन प्रेजेंट है यहाँ पे। इधर को हम मान लेते हैं, देखो ये ई है, तो ये जो है F है, और F में जो अमीनो एसिड होगा वो F8 होगा, 93 पोजीशन में होगा, और यहाँ भी कौन है, हिस्टिडीन प्रेजेंट। ठीक है, दो पार्ट में हमने इसको प्रॉपरली डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे देखना, ये देखो ये जो E7 है, ये अमीनो एसिड का जो NH ग्रुप होगा, ये अमीनो एसिड है, इसका NH ग्रुप होगा। तो NH ग्रुप में हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की बात होगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन को यहाँ पे कैरी करके रखता है। अब इसके बाद में क्या होगा, 4 पैरल रिंग होगा। तो ये देखो ये हमारा सेंट्रल आयन F2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देना है अपने को ऐसा। ठीक है, ये हो गया। 4 पैरल रिंग होंगे, 1 2 3 और ये 4, ये 4 पैरल रिंग है। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ कहाँ से बाइंड किया हुआ है। तो इसको देखो, तो एक ऑक्सीजन की बाइंडिंग आपका डायरेक्ट Fe2+ से है। ठीक है, और इस अमीनो एसिड में जो NH ग्रुप है, ये H की बाइंडिंग डायरेक्टली तुम्हारे Fe से है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और आयरन के बीच में बॉन्ड है, वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। ठीक है, ये जो छोटा छोटा सर्कल दिख रहा है, ये हमारा पैरल रिंग है, इसको मेंशन कर लेना। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पोरफायरिन है। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, पोरफायरिन रिंग है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। मतलब हमारा जो मायोग्लोबिन है उसमें जो पैरल पोरफायरिन जो रिंग होगा वो E7 और F8 के बीच में होगा, 64 और 93 अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको मेंशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि हिम जो कि पोरफायरिन डेरिवेटिव होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, E7 और F8 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो एक हिम इज द पोरफायरिन डेरिवेटिव, पोरफायरिन डेरिवेटिव है। ठीक है, जिसका प्रिकर्सर का नाम कभी कभी एग्जाम में आता है, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोई, एंड देयर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो इनिशियल कंपोनेंट होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मतलब कि ये कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो किससे बनेगा, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है, एंड देयर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इज ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोए, ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोए, इसका हो जाएगा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। ठीक है, आयरन इनके बीच में सेंट्रल है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, आयरन इज प्लेस्ड इन द सेंटर, Fe is placed in the center। ठीक है, बीच में ये प्लेस्ड होगा, सेंटर ऑफ पोरफायरिन, सेंटर ऑफ पोरफायरिन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हमारा जो पोरफायरिन है वो प्रोटीन में कहाँ है, तो लिख सकते हैं कि पोरफायरिन
is placed between E7 जो कि 64 है एंड F8 जो कि 93 है ना, हिस्टीडीन में प्लेस बिटवीन दिस टू हिस्टीडीन के बीच में ये क्या होगा, प्लेस्ड होगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन बाइंड होगा किसके साथ, वन ऑक्सीजन बाउंडेड विथ Fe2 प्लस, यहां से बाइंड है और पोरफायरिन विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, एक इसके थ्रू जुड़ा होगा, तो हमने कहा था कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ा होगा प्रॉपर्ली। ठीक है, ये हो गई आपकी सिंपल बात है जो भी हमको उसमें ऐड करना था। ठीक है, और जो दूसरा सेम O2 जो है, यदि हम O2 की बात करेंगे तो वो कैसे बाइंड है, तो डिस्टल हिस्टीडीन से बाइंड है। ठीक है, एक हो जाएगा प्रॉक्सिमल, एक हो जाएगा डिस्टल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यदि एक फिफ्थ पॉइंट बना ले तो ऑक्सीजन बाइंड विथ डिस्टल हिस्टीडीन with the help of हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको भी आप मेंशन कर लेना अपने नोटबुक में। तो ये हो गई सारी डिटेल आपके मायोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो मायोग्लोबिन के यदि डिसोसिएशन कर्व की बात करें, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व होता है बहुत ही अलग होता है। मैंने कहा था कि मायोग्लोबिन एक टाइम में एक ही ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ये क्या बनाता है, MbO2 बनाता है। ठीक है, ये पाथवे रिवर्स भी जा सकता है, यदि एसोसिएट हुआ तो Ka, डिसोसिएट हुआ तो Kd, इसको ऐसा बोलेंगे। ठीक है, Ka इज इक्वल मतलब एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो MbO2, ये एसोसिएटेड फॉर्म है, ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ MbO2 और अलग अलग देख लेते हैं, एक हो जाएगा Mb प्लस एक हो जाएगा आपका, अच्छा ब्रैकेट रहेगा तो प्लस नहीं रहेगा, इंटू हो जाएगा और ये O2। एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात आएगी तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Mb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये ऊपर रहेगा और नीचे में रहेगा MbO2 का कंसंट्रेशन, जस्ट एक दूसरे के ये अपोजिट होता है। ठीक है, और यदि इसके फ्रैक्शन की बात करें अपन, ये तो डिसोसिएशन समझ में आ गया, इसका जो कर्व है वो कैसे बनेगा उसको देखो। इसका एक वैल्यू तुमको याद रखना है, यदि पूरे चीजों को आप ना समझो तो बहुत इजी कर्व एक बना सकते हो, log y 1 माइनस वाई इज इक्वल log PO2, यहाँ पे जो P है वो पार्शियल प्रेशर है, माइनस log P50। तो ये जो हमारा मेन कर्व बनता है फार्मूला वो इसी के बेस्ड में होता है। ठीक है, यदि इसका हम ग्राफ को प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा, स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। ये जो है y अपॉन 1 माइनस वाई को मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम वैल्यू ले सकते हो स्लोप का। ठीक है, स्लोप की वैल्यू 1 या फिर 0.5 हो सकती है। यदि 1 है मतलब 100% बाइंड विथ ऑक्सीजन है ना, 100% O2 बाउंडेड है, सिंपल सी बात है। और 0.5 आया मतलब 50% O2 बाउंडेड है। क्लियर हो रहा है पॉइंट, ये स्लोप की बात होगी। ये जो है वो रेट को दिखा रहा है PO2। PO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, O2 बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक कर्व हो गया। यदि सिंपल हाइपरबोलिक कर्व बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा ऐसा।
ठीक है, इसमें हाफ ले लेंगे ऐसा, तो ये जो हाफ है वो 0.5 हो जाएगा, और जो मैक्सिमम है ये वाला, ये हो जाएगा आपका 1.0। ठीक है, इसको y ही लेंगे, y इज इक्वल, ये अपना हाफ के डी डिसोसिएट कांस्टेंट है, और ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में क्या क्या वैल्यू हमने पुट किया है ना, फार्मूला कैसा रखा, उसको आपको बस यहाँ पे मेंशन करना है, बाकी और कोई चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन हमको जो याद करना है एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, वो हम हीमोग्लोबिन का याद करेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का आपके नेट और सेट एग्जाम में ज़्यादा फोकस करता है। तो चलिए देखते हैं। देखो, मायोग्लोबिन तो बहुत कम कंटेंट आता है, बस मायोग्लोबिन में इतना याद रखना कि मायोग्लोबिन एक तरह का नॉर्मल एंजाइम की तरह काम करता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह काम करता है। मायोग्लोबिन एक टाइम में एक ऑक्सीजन से बाइंडिंग करता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक टाइम में 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इनके बीच में डिफरेंसेस है, उसको हमको देखना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है भाई। हेडिंग पुट करते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन को Hb से डिनोट करते हैं, यहाँ पे Hb अपन नोट कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन का, तो सबसे पहले तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है भाई। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, तो मैंने बताया था 4। तो यहाँ पर लिख दो मेड अप ऑफ 4 pp चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करता है, आरबीसीएस में प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसके फंक्शन को रेड पेन से लिख देते हैं क्योंकि काम आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन की बात करूं तो बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन का प्लस CO2 दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू सेल एंड वाइस वर्सा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या करेगा, यदि हम O2 की बात करें तो O2 को लंग से सेल में ले जाएगा, और सेल में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा हार्मफुल हमारे लिए CO2, उसको हमारे सेल से लंग्स में लेके आता है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शन होती है किसकी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो भाई तुम बोल सकते हो Hb प्रेजेंट इन RBCS, इसीलिए आरबीसीएस का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, हाँ भाई, आरबीसीएस में प्रेजेंट होगा किस केस में, इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट, बट इन इनवर्टिब्रेट, यदि हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे तो इनवर्टिब्रेट के प्लाज्मा में आरबीसीएस जो हमारा Hb हो प्रेजेंट होता है, बट इन द केस ऑफ इनवर्टिब्रेट Hb प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा में सिंपली क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यदि मैं बात करूं एक आरबीसीएस की यदि मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन Hb एक सिंगल आरबीसीएस सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा जो Hb है वो एक तरह का एलोस्टेरिक एंजाइम है। ठीक है, Hb क्या है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, और इसमें एक कलर पिगमेंट भी होता है, इसलिए इसको हम क्रोमोफोर के नाम से भी जानते हैं।
and it is a chromophore. It is a chromophore and conjugated protein. Conjugated protein. ठीक है, अब देख लेते हैं क्रोमोफोर कॉन्जुगेटेड क्या होता है। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब मैंने हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में बताया था पहले ही कि भाई इसमें दो चीजें होगी, एक तो नॉन प्रोटीन पार्ट, उसमें भी वही होगा दो, Fe2+ और Fe3+। ये O2 बाइंडिंग वाला है, इस कंडीशन में नो बाइंडिंग, इसी को हम मेट HB बोलते हैं, ये मैंने बताया था। इधर आपका प्रोटीन पार्ट होगा, ठीक है। प्रोटीन पार्ट की बात होगी तो मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से यदि मैं बात करूँ, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, अल्फा और बीटा। टोटल कितने हो गए? 4। जो अल्फा है वो 141 अमीनो एसिड का बना होता है और बीटा जो है वो 146 नंबर ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब यदि मैं बात करूं कि अल्फा जो चेन है वो फैमिली अल्फा ग्लोबिन फैमिली से बिलोंग करता है। अल्फा ग्लोबिन फैमिली से बिलोंग करता है और इस फैमिली में अल्फा के साथ में जीटा भी आता है, ठीक है। ये जो है वो बीटा ग्लोबिन फैमिली है और बीटा ग्लोबिन फैमिली में बीटा तो आएगा ही, बीटा आएंगे, गामा आएंगे, डेल्टा आएंगे, एप्सिलॉन आएंगे, ठीक है। ये पूरी फैमिली हो गई कि तुम्हारी बीटा फैमिली, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट के बारे में डिस्कशन, ठीक है। यदि हम इसके डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो सिग्मोइडल कर्व बनता है। चलो देख लेते हैं भाई। डिसोसिएशन कर्व ऑफ HB, ठीक है। तो एक ग्राफ तो अपन नॉर्मल बनाएंगे, एक मिनट इसको हटाते हैं, सीधे स्ट्रेट बनाते हैं। एक बनाते हैं और एक रेसिप्रोकल टाइप का बना देते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो धीरे से स्लो होगा फिर रैपिडली बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मोइडल बोलते हैं। ये सिग्मोइडल कर्व है, ठीक है। ये y है जो कि फ्रैक्शन बताएगा और ये बताएगा आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PO2 की बात करेंगे। सेम यहाँ भी क्या होगा? PO2 होगा। ये y है मगर फ्रैक्शन है तो 1 - y ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये जो है वो तो स्ट्रेट बनता है, रेसिप्रोकल ऐसा स्ट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे जो स्लोप है, मायोग्लोबिन के स्लोप का वैल्यू था 1, यहाँ पे 2.8 होता है क्योंकि ये 4 ऑक्सीजन से बाइंडिंग करती है। एलोस्टेरिक नेचर ये शो करता है, इसीलिए इसमें जो है वो कंडीशन अलग होगा। चलिए, ये तो बात हो गई तुम्हारे डिसोसिएशन कर्व का। स्लोप की वैल्यू याद रखना 2.8, जो कि मायोग्लोबिन से इसको अलग बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एलोस्टेरिक नेचर ऑफ HB की बात कर लेते हैं। यदि हम HB की बात करें तो HB जो है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टेंस्ड और रिलैक्स्ड फॉर्म। तो HB प्रेजेंट इन 2 फॉर्म, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म है भाई? तो पहला जो फॉर्म है वो टेंस्ड फॉर्म और सेकंड जो फॉर्म है वो रिलैक्स्ड फॉर्म। टेंस फॉर्म को T स्टेट बोलेंगे और रिलैक्स्ड फॉर्म को R स्टेट बोलेंगे, ठीक है।
यदि हम टेंस्ड फॉर्म बोलेंगे तो शुगर कुकर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं शुगर कुकर स्ट्रक्चर हो। ठीक है, टेंस्ड फॉर्म में Hb से लिंक्ड होंगे, जब ये लिंक्ड होंगे तो डिसोसिएशन करेगा, मतलब कि ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म होगा, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। मगर जो R है वो रिलैक्स फॉर्म है, मतलब कि Hb यहाँ पे बाइंड कर सकता है, प्लेनर होगा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा और Hb इसी से बाइंड करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन इससे बाइंड करेगा, मतलब कि ये ऑक्सीजनेटेड हो सकता है, Hb इज ऑक्सीजनेटेड। ये लो, ये हो गई दो कंडीशन की बात। अब दोनों कंडीशन के बेस पे दो मॉडल है कि एक्चुअल में ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैसे करता है। ठीक है, एक कॉन्क्रीट मॉडल है, ठीक है, जिसको कंसर्टेड मॉडल भी बोलते हैं, और एक मॉडल है आपका सिक्वेंशियल। तो यदि हम बात करें मॉडल्स का, मॉडल्स ऑफ Hb में हम इसको दो अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर देते हैं, बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। एक है कंसर्टेड मॉडल, कंसर्टेड मॉडल, कंसर्टेड मॉडल में क्या बोलता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, वो चारों को एक साथ, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन चारों के चारों टेंस फॉर्म में है। अचानक से 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आया, ठीक है, 4 नंबर ऑक्सीजन आया और ये जा भी सकता है, ये बन गया रिलैक्स फॉर्म। यस, मतलब टेंस फॉर्म और रिलैक्स फॉर्म में जो कन्वर्जन होगा डायरेक्ट 4 ऑक्सीजन के कारण होगा। ठीक है, ये थोड़ा रिजिड मॉडल है जो कि हीमोग्लोबिन के कोऑपरेटिव इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं है। तो इसीलिए जो सेकेंड मॉडल आया वो ये एक्सेप्टेड मॉडल है, सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, ये अच्छी बात है कि देखो ये तो हो गया इतना, टेंस फॉर्म में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, एक ऑक्सीजन आया, ओके, एक जो है रिलैक्स हो गया, ये रिलैक्स हो गया, बाकी टेंस है, टेंस्ड फॉर्म। फिर दूसरा ऑक्सीजन आया, दो रिलैक्स हो जाएंगे, एक दो, ये टेंस्ड, ये टेंस्ड। तीसरा ऑक्सीजन आया, 3 हो जाएंगे, एक दो तीन, और ये टेंस फॉर्म। चौथा ऑक्सीजन आया, ये पूरे के पूरे रिलैक्स्ड हो गए, ये। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस में ऑक्सीजन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आएगा। अब यहीं पे एक बात देखना, मान लो ऐसा टाइम तो नहीं लगता, मान लो 0.04 सेकेंड लगता है पहले ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने में, तो दूसरे ऑक्सीजन को लगेगा 0.03, तीसरे को लगेगा 0.02 और लास्ट वाले को लगेगा 0.01 सेकेंड लगेगा। अब आप बोलोगे टाइम कैसे कम हो रहे हैं, तो जब फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड करता है, देखो Hb से जब फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड करता है HbO2 बनाता है, और यही HbO2 प्रमोट करता है, प्रमोट दी बाइंडिंग ऑफ नेक्स्ट ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन आने वाले ऑक्सीजन के बाइंडिंग को प्रमोट कर रहा है, तो प्रमोट करना ही क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट ऑफ Hb कहलाता है। ठीक है, इसी नेचर को देखो, एंड देन इसको ऐड कर सकते हो, एंड देन other oxygen also promote the binding of next oxygen. This effect of Hb is called
क्या बोलेंगे इसको, को ऑपरेटिव इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, एचबी में एक कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है जिसमें ऑक्सीजन अपने ही बाइंडिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, ये तो बातें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखना जो हमारा, अच्छा इस पेज में नहीं हो पाएगा, इसको आगे वाले पेज में कर देते हैं। अब देखो चीजें कैसे आसान होगी। जो एचबी है वो एक तरह का एलोस्टेरिक एंजाइम है। ठीक है, क्या ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो भाई एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में आप जानते ही हैं कि इसमें दो तरह के बाइंडिंग साइट होते हैं। ठीक है, एक देखना इसमें, यदि मैं एलोस्टेरिक एंजाइम के दो बाइंडिंग साइट को अलग अलग कर दूं तो एक होगा होमोट्रोपिक और एक हो जाएगा आपका हेट्रोट्रोपिक। होमोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है, और इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर दोनों सेम। सबस्ट्रेट एंड मॉड्यूलेटर्स आर सेम। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, सबस्ट्रेट एंड मॉड्यूलेटर्स आर डिफरेंट। ये क्लियर हुआ पॉइंट। ये सबस्ट्रेट एंड मॉड्यूलेटर सेम कब होगा, जब बात होगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन खुद एक सबस्ट्रेट है और वो खुद ही मॉड्यूलेट करता है, प्रमोट करता है अपने बाइंडिंग को, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स। मगर सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर यदि अलग अलग हो, जैसे सबस्ट्रेट तो हमेशा O2 ही होगा, मगर मॉड्यूलेटर में आ जाएंगे CO2, H+ कंसंट्रेशन मतलब एसिडिक कंडीशन, और बिस फास्फोग्लिसरेट जिसको बोलते हैं BPG। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर बोलते हैं इसको। नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स वो मॉड्यूलेटर होते हैं जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब देखो यदि एक मान लेते हैं, एक हमारे पास एक पैरामीटर है ऐसा, और ये हमारा कर्व है, सिग्मोइडल कर्व है। दो कंडीशन आ सकती है, देखना ध्यान से। दो कंडीशन आ सकती है, देखो जो है उसको पहले ही मैं ऐसा बना देता हूं, ये पहले से है। ठीक है, ये नॉर्मल ग्राफ है। यदि ग्राफ ऐसा हो गया और ये इधर और बढ़ गया, देखो ग्राफ ऐसा है और इसमें ग्राफ जो है वो इधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ये देखो कर्व देखो इसका ऐसा। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जो बाइंडिंग एफिनिटी है इसमें कम हो गया है। यहाँ पे बाइंडिंग एफिनिटी जो है, यदि जितना पास होगा, देखो यहाँ पे था, पिक हो रहा था यहाँ पे, अब इतने दूर में हो रहा है, मतलब इसका जो बाइंडिंग एफिनिटी बहुत कम है। ठीक है, जो बाइंडिंग एफिनिटी है यहाँ पे कम है, जबकि पार्शियल प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो ये कम हो जाना, ये देखो बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गया, और यहाँ देखो इतने में इंक्रीज हो रहा था, अब यहीं से इंक्रीज हो गया है। मतलब यहाँ जो है वो बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हाई है। तो बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ना मतलब वो खिसक जा रहा है कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। और यदि बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज होने की बात करेंगे तो हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब यहीं पे समझना, राइट हैंड साइड में ग्राफ का खिसक जाना बाइंडिंग एफिनिटी के डिक्रीज होने को दिखाता है। और बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज कब होगी, जब नेगेटिव मॉड्यूलेटर प्रेजेंट होंगे। मतलब ये कंडीशन तब बनेगा जब CO2 हो गया, हाइड्रोजन प्लस हो गया, BPG हो गया।
ये लोग जब बाइंड हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मगर ये प्रमोट करने की बात कर रहा है, मतलब ये कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। एक ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो दूसरे तीसरे ऑक्सीजन की बाइंडिंग को प्रमोट करता है। तो ये कंडीशन बनेगा O2 के केस पे, और ये कंडीशन बनेगा आपका CO2 H+ और BPG के केस पे। याद रखना, when negative modulator bind with, right, when negative modulator bind with hemoglobin, ठीक है, और ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर कौन है? CO2 है, H+ है और BPG है। Due to this, the binding affinity of Hb decreases and this phenomena is called Bohr effect। उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? बोहर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको आप वहां पे मेंशन कर दो। इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव मॉड्यूलेटर, ठीक है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर कौन कौन है भाई? एक तो है आपका हाइड्रोजन आयन, एसिडिक कंडीशन भी ले सकते हैं ना हाइड्रोजन आयन, एक है आपका बीपीजी और एक है आपका CO2। ठीक है, इनके प्रेजेंस में क्या होगा भाई? दी डिसोसिएशन कर्व shifted towards right hand side। राइट हैंड साइड, ठीक है, दैट मीन्स बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। दिस शिफ्टिंग, या फिर बोल सकते हो कि पहले ये मेंशन कर दूं, शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, दैट मीन्स बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ Hb डिक्रीजेस। ठीक है, यदि बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो गई, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट ना, इसको हम बोलेंगे बोहर इफेक्ट। ये स्टार पॉइंट है, इसको आप मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ज्यादातर जो बोहर इफेक्ट है वो क्यों दिखेगा? देखो पीएच का बता देता हूँ। पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन का बढ़ना ना, पीएच कम होना, दैट मीन्स H+ कंसंट्रेशन का हाई हो जाना। H+ कंसंट्रेशन बढ़ने से बीटा ग्लोबिन चेन का हो जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, कहाँ पे प्रोटोनेशन होता है? तो 146 नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो कि होता है हिस्टिडीन। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाता है। प्रोटोनेशन के कारण इसकी भी बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ Hb कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? पीएच की। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं बीपीजी का। बीपीजी बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी वैसे ही करेगा। जब ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बाइंड करेगा ये किसके साथ में? Hb के साथ में, और Hb के एफिनिटी को भी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। मतलब इनका काम सभी में क्या है? सेम है। और अफेक्ट किसको करेंगे? तो बीटा ग्लोबिन चेन को ही करते हैं। तो एक स्टार पॉइंट बना लेना कि क्यों ऐसा होता है कि ये जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो फीटस, एक बच्चे के हीमोग्लोबिन को अफेक्ट नहीं कर पाते। तो याद रखना, एक बच्चे के हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं होता, वहां पे होता है तुम्हारा गामा चेन। ठीक है, तो याद रखना बोहर इफेक्ट, ठीक है, इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन फीटस। क्यों ऐसा होता है? तो भाई देखो, एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट में क्या होता है? α2 β2, और जहां पे बीटा है वहां पे नेगेटिव मॉड्यूलेटर की बाइंडिंग तो होगी, बट इन फीटस में α2 γ2 होता है। ठीक है, और इसको अपन HbF के नाम से जानते हैं, फीटस का Hb बोलते हैं।
तो इसमें कोई भी बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज नहीं होगा, ये वैसा ही रहेगा जैसा पहले। इसलिए याद रखना कि फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी हाई होती है मोर एंड मोर एज कंपेयर टू एडल्ट। मतलब हमारा सिस्टम कम काम कर रहा है और बच्चों का सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, हिमालय जैसे ऊपर एरिया में रहते हैं, उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन या आरबीसीएस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो बीपीजी है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बीपीजी ऑल्सो प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीएस। मतलब कि हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों में, हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले जो पीपल है उनमें बीपीजी जो है उसका लेवल ज़्यादा रहता है और ये प्रमोट करता है आरबीसीएस के फॉर्मेशन को। क्योंकि आपको पता होगा हाई एल्टीट्यूड में रहने से वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है और हमारे बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। प्लस हमारे सिस्टम के अंदर में भी जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीएस प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छे तरह का एक एडॉप्टेशन है जो हम इकोलॉजी में भी इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो याद रखना हाई एल्टीट्यूड वाले लोगों में आरबीसीएस या एचबी का लेवल बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अस, राइट। जो छत्तीसगढ़ में एमपी में रहते हैं उनका जो है बहुत डाउन रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके नेगेटिव मॉड्यूलेटर की बात। चलो ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं एचबी का। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो यदि मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं और O2 की बात करूं तो O2 का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आरबीसीएस के थ्रू ही होता है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है वो आरबीसीएस के थ्रू होगा। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू भी होता है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू भी होता है जिसका रेशियो बहुत कम है। तो जो O2 का ट्रांसपोर्ट है वो आरबीसीएस और ब्लड प्लाज्मा के थ्रू हो सकता है। आरबीसीएस में बोलोगे मेनली 90 से लेकर के 98% तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और अदर फॉर्म में यदि प्लाज्मा या डिजॉल्व्ड फॉर्म में बोलोगे तो सिर्फ 2 से 5% तक का ट्रांसपोर्ट होता है। ये अपना डेटा याद रखना है आपको। ठीक है, कहाँ से कहाँ करता है वो तो आपको पता ही है कि भाई O2 को एटमॉस्फेरिक से लंग्स तक ले जाएंगे तो लंग्स से जाएगा सेल में एचबी के थ्रू और वहां से वापस लेके आएगा CO2। यदि मैं बात करूं CO2 का ट्रांसपोर्ट का तो CO2 में देखो 3 कंडीशन बनता है। एक तो है बल्क ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो लगभग 70% होता है। किसके थ्रू होता है? तो ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो तुम्हारे HCO3 माइनस के फॉर्म में होगा, HCO3 माइनस के फॉर्म में होगा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म ना, HCO3 माइनस से बन जाएगा NaHCO3। तो बल्क में सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 20 से 25% जो है वो HB के थ्रू होगा। कार्ब अमीनो बोलते हैं इसको, कार्ब अमीनो के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और थोड़ा बहुत लीस्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में होगा, प्लाज्मा के फॉर्म में होगा। ये डेटा जो है वो सेट एग्जाम्स में आते हैं, नेट एग्जाम में तो नहीं आते, तो इसके लिए इस डेटा को आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस डेटा को कहीं अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, चलो देखो CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ वो देख लो। सबसे पहले CO2 जो है एटमॉस्फेरिक से ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे लंग्स में आया और लंग्स से कहाँ गया, सॉरी उल्टा हो गया ना, O2 आया लंग से सेल में गया, सेल में रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन होने के बाद क्या बना CO2। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा उसको देखना। ये जो CO2 है वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। CO2 प्लस HB मिलेंगे और ये बना लेंगे कार्ब अमीनो HB, कार्ब अमीनो HB, और इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे।
एक सबसे सिंपल, मगर मैंने बोला माइनर होता है, ठीक है, कम होता है 25% के आसपास। CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा H2CO3। H2CO3 H2CO3 में से H रिलीज हो जाएगा, बच जाएगा HCO3। ये पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर सकता है या तो HCO3 माइनस दूसरे पाथवे भी अपना सकता है। इसके बाद ये बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा ऐसा, और इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये भी माइनर ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, HCO3 माइनस का एक और काम है, यहाँ पे प्रोटीन है जो कि 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं बैंड 3 प्रोटीन। ये कौन है? बैंड 3। तो बैंड 3 के हेल्प लेकर के ये बाहर आ जाएगा HCO3 प्लस ये NaCl से मिलेगा, ये बना लेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट है वो 70% होता है, मतलब बल्क में ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। ये प्रोटीन का नाम क्या है? बैंड 3। अब देखो RBCS के अंदर में एक नेगेटिव चार्ज की क्या होगी? कमी होगी। तो इस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए बाहर से Cl माइनस को अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो बैंड 3 प्रोटीन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट जब एक HCO3 माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस चार्ज को मेंटेन करने के लिए वो Cl माइनस को RBCS के अंदर ले जाता है। इसी फिनोमेना को ना बेटा क्लोरीन शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीन शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है क्लोरीन शिफ्ट कैसा फिनोमेना, तो याद रखना RBCS में जब HCO3 माइनस का ट्रांसपोर्ट होगा तो एक नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो क्लोरीन को RBCS के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोरीन शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, चले तो इतना आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। कल के वीडियो में हम कवर करेंगे सिकल सेल एनीमिया, देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन दी हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, चलिए टेक केयर।